हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बताने वाली हूं। ये क्वेश्चंस चैप्टर 3 के हैं। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के क्वेश्चंस मैं बता चुकी हूं, जो मेरे प्रीवियस वीडियोज में है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। आज यहाँ पर हम चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है? बिजनेस यूनिट लास्ट इनडेफिनेटली, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विच द स्टेटमेंट इज बेस्ड। इनके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि बिजनेस यूनिट जो है वो हमेशा चलने वाली है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो ये किस कंसर्न पे, किस एजम्पशन पे बेस्ड है? तो पहले तो आपको ये पहचानना है कि ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट का नाम लिखकर उसको एक्सप्लेन करना है। तो जब भी आप बिजनेस के एजम्पशंस पढ़ें तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बनाकर वो पूछ सकते हैं। तो ये जो एजम्पशन है वो है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। कौन सा एजम्पशन है? गोइंग कंसर्न एजम्पशन। इस एजम्पशंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो बिजनेस है वो हमेशा चलने वाला है, कभी उसका एंड नहीं होगा। मतलब जब बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस हमेशा चलता है, वो कभी भी क्लोज नहीं होता। फ्यूचर में कभी भी उसके क्लोज होने के कोई चांसेस नहीं होते, ऐसा एजम्पशन किया जाता है बिजनेसमैन द्वारा। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बिजनेस जितने भी इसके एसेट्स हैं वो हमेशा उसका सही यूज कर सकेंगे हम। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एसेट्स कभी खराब हो जाएंगे, हमेशा हम उसका यूज करेंगे। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस हमेशा चलने वाली एंटिटी है, ये कभी एंड नहीं होती। इसे सोचकर बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है। लेकिन असली में ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये एक एजम्पशन है, क्योंकि भैया बिजनेस तो किसी भी कारण से बंद हो सकता है। अभी कोविड टाइम आया था तो बहुत सारे बिजनेस खत्म हो गए, बंद हो गए। तो ये एजम्पशंस के अकॉर्डिंग बिजनेस हमेशा चलता है, कभी खत्म नहीं होता। क्लियर? अब सेकंड कौन सा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है? सेकंड क्वेश्चन है, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अब बताइए ये कौन सा एजम्पशन कहता है कि केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? ये कहता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। वह ट्रांजेक्शन जिसमें पैसों का लेन देन हुआ है, जिसमें पैसों को यूज किया गया है, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, जो मॉनिटरी सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसे दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि ऐसे काम जैसे स्ट्राइक कर दिया एम्प्लॉयज ने, ठीक है, या मैनेजमेंट की हमने इफिशियंसी चेक करी, ये सब चीजें मनी से रिलेटेड नहीं है ना, तो इन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ऐसी सारी चीजें जो मनी से रिलेटेड है उन्हें ही इसमें यूज किया जाता है, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है। क्लियर? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब देखिए, कोई से भी आप 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्योंकि थ्योरी में अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कोई से भी 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल उठा लेना और उसको नोट कर लेना। अब मैंने यहां सबसे पहले क्या लिखा है, एक्रूरल कॉन्सेप्ट। एक्रूरल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एक्रूरल assumption द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड। ठीक है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन हुआ है उसी समय उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया हुआ है। जैसे देखिए, जो राम है, ठीक है, उसने श्याम को क्या किया, 27 फरवरी को उधार में सामान बेच दिया। ठीक है, अभी उसे पैसा नहीं मिला है, लेकिन 27 फरवरी को उसने सामान बेच दिया। अब उसे पैसा कब मिलेगा? 2 महीने बाद मिलेगा। पैसे के इससे कोई मतलब नहीं है। उसने बेचा कब है? 27 फरवरी को। तो उसे उसी दिन 27 अप्रैल को ही पैसा मिलेगा। 27 फरवरी को उसने सामान बेचा है और 27 अप्रैल को उसे पैसा मिलेगा। लेकिन उसे रिकॉर्डिंग कब करनी है? 27 फरवरी को ही रिकॉर्डिंग कर लेनी है।
कि भैया हमने सामान बेचा था और 2 महीने बाद 27 अप्रैल को हमें उसका पैसा मिलेगा। तो यहां पर जब भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो उधार में ही क्यों ना हुआ हो, उसकी एंट्री कर लेनी चाहिए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है एक्रूरल। क्लियर? आपने पढ़ा ही होगा, यहां पे तो मैं बस आपको रिवाइज करा रही हूं। नेक्स्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग है, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है ना, बिजनेस अलग है और इसका ओनर अलग है। कभी भी इन्हें सेम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमने देखिए अभी पढ़ा है क्लास 11 में कि जब बिजनेसमैन कोई कैपिटल लगाता है बिजनेस में, तो बिजनेस को, उस बिजनेसमैन को कैपिटल लौटानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक अलग हैं। ठीक है, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। जैसे उसने कैपिटल लगाई, कैश लगाई, तो ये सब चीजें क्या होती हैं? लायबिलिटी होती है बिजनेस की, जिसे बिजनेसमैन को वापस देनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए उसे सेपरेट एंटिटी कहा गया है। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि केवल वही चीजें लिखी जाती हैं जो मनी की टर्म से रिलेटेड होती हैं। उसके अलावा ऐसी कोई भी चीज जिसमें पैसों का लेन देन नहीं हो रहा है, उसे इसमें नहीं लिखा जाता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? What are accounting standard? Name any two accounting standard. ठीक है ना, सिर्फ 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे गए हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? हमने देखिए पढ़ा ही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अ सेट ऑफ गाइडलाइन। देखिए गाइडलाइन क्या होती है? बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, लेकिन वो किसके द्वारा सेट किए गए हैं? वो सेट किए गए हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसका शॉर्ट में कहते हैं GAAP। आपने पढ़ा होगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करती है जिसे सभी को फॉलो करना होता है। वरना तो क्या करेगा, हर व्यक्ति अपने अनुसार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं और उन्हें ही फॉलो करना होता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें रूल्स होते हैं और प्रोसीजर होता है कि किस तरह से मेजरमेंट किया जाएगा, किस तरह से उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट होगा, उसका प्रेजेंटेशन होगा, उसका डिस्क्लोजर होगा, और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में तैयार किया जाएगा। ये सब काय से तैयार होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से तैयार होते हैं। अब कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं? सबसे पहला होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसको शॉर्ट में कहते हैं IFRS। IFRS क्या है? ये सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? जो डेवलप किया गया है IASB के द्वारा, जिसको फुल क्या कहते हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा ये सेट किया गया है। ठीक है ना, इसमें क्या होते हैं ना, सारे जो रूल्स हैं वो इस फर्म ने, इस कंपनी ने, बड़ी वाली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की है उसने सेट कर दिए हैं और उसी को मानकर सबको उसे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाते हैं। कौन किसके? IFRS के। सेकेंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से हैं? ये ऑल ओवर कंट्री, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं ये वाले। अब जो नेक्स्ट वाले हैं वो कौन से हैं? IND-S, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये इंडिया के एनवायरमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं। देखिए, हम यदि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मानेंगे तो वो हो सकता है कि हमारे इंडिया में काम ना करे, क्योंकि हर जगह का जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो अलग होता है, हर जगह की कंट्री के लॉ अलग होते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि हम उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मान पाए। तो इसके लिए क्या किया गया है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या किया है, और साथ ही साथ किसने? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ने क्या किया है? इंडिया के लिए बोला है कि भैया तुम अपने लॉज अपने देश में चलाओ। तो यहां पर कौन से लॉ चलते हैं? यहां पर चलते हैं IND-AS के। सॉरी, ठीक है, समझ में आया ना? और इन लॉ को ही माना जाता है हर जगह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गिव द मीनिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि यहां पर कोई भी चीजें छुपी नहीं होनी चाहिए। जो भी आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है ना, वो बिल्कुल इकोनॉमिक अफेयर के लिए जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई लेन देन किया या आपने कोई टैक्स नहीं चुकाया, उसकी जानकारी आपने गवर्नमेंट को नहीं दी। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का
छुपा हुआ बिल्कुल जरूरी नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बच्चों, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रहा है बिजनेस में, जो लेन देन हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो सबकी जानकारी किसको होना चाहिए? गवर्नमेंट को होना चाहिए, क्योंकि ये लीगली रिक्वायर्ड होती है, ये हर तरह से जरूरी होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है? डिस्कस द अकाउंटिंग कन्वेंशन बेस्ड ऑन द प्रेमाइस डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल लॉस। देखो ये वही लाइन दी है और इसे पूछा गया है कि ये किस पे बेस्ड है, तो ये प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसके अनुसार क्या होता है कि जितने भी प्रॉफिट हैं उनको चाहे आप रिकॉर्ड करो ना करो, पर जितने भी लॉस हैं उनको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। यदि हमें लग रहा है कि कहीं हमारा नुकसान हो गया है बिजनेस में, तो उस लॉस को हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। यदि हमें पता है कि उसे प्रॉफिट होने वाला है 3 महीने बाद हमें, पर उसे हम रिकॉर्ड नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी लॉस हैं उनको हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है ना, किसी भी तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यदि हम भूल जाते हैं उसे रिकॉर्ड करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक is valued at the lower of cost or net realizable या market value or making the provision for doubtful debts and discount on debt। तो इन सबको क्या है, हमको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि भैया हो सकता है इनसे हमारा नुकसान हो जाए। क्लियर हो गई ना आपको बात? अब क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं ताकि आपको पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम हो और आप समझ ना पाए, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ पेन इज ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। हम यदि कोई पेन परचेज कर रहे हैं ऑफिस के लिए तो उसे हमें एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू द मटेरियलिटी प्रिंसिपल। इसके अनुसार क्या है, ये जो खर्चा है पेन खरीदने का, जो पेन खरीदने का खर्चा है बच्चों, वो बिजनेस का एक्सपेंस है। क्यों है एक्सपेंस? क्योंकि भैया वो पेन से काम करेंगे और काम करने के बाद ही तो उनको बिजनेस से जो प्रॉफिट अर्न होगा या बिजनेस का जो कामकाज चलेगा उससे बिजनेस आगे बढ़ेगा, वो हेल्प करेगा। तो इसे क्या कहा गया है? मटेरियल कहा गया है, ठीक है ना। इसलिए इसे एक्सपेंसेस माना जाता है। कहां पर? बिजनेस में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन इन्वॉल्व इम्प्रूव अ रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी of financial statement. Accounting standard provide the solution in case the conflict among the various group in the light of the statement and enumerate the objective of the accounting statement। जैसा कि देखो बच्चों हम जानते हैं कि हमारे यहाँ भी डाइवर्सिटी बढ़ गई है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है। इससे क्या हो गया है, बिजनेस में सही इंफॉर्मेशन और इसेंशियल इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होना मुश्किल हो गया है। इसलिए क्या है, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए, ठीक है, जिससे इन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को, असली इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल और कंपेरेबल बनाया जा सके। कहने का मतलब ये है कि हम जो इतनी सारे चेंजेस आ गए हैं, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो हमें इस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रिंसिपल बनाने चाहिए कि हम इन चीजों के साथ काम कर सकें, ठीक है ना। हमारे जो लेन देन कर रहे हैं, जो हमारे इवेंट हो रहे हैं, वो सही हो सके और उनमें कंपेरेबिलिटी हो सके, ठीक है ना। समझ में आया? तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए थोड़े से कम स्टैंडर्ड बनाने चाहिए। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, वो ज्यादा नहीं होने चाहिए। यदि आप ज्यादा स्टैंडर्ड बना लोगे तो क्या होता है, समझने में दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए है जरूरी मिनिमम स्टैंडर्ड शुड बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है ना। तो इससे हेल्प क्या होगी, इससे पॉलिसीज बनाने में हेल्प होगी, ठीक है ना, और हर जगह उसे अप्लाइड किया जा सकेगा। वही सारी चीज इसमें लिखी हुई है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के? टू फॉर्मुलेट एंड पब्लिश द पब्लिक इंटरेस्ट accounting standard to be observed in the presentation of financial statement and also the worldwide acceptance। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यदि आप सही तरीके से पब्लिश करोगे, फॉर्मुलेट करोगे, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में काम आएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या होगा, आप सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर पाओगे और वर्ल्ड वाइड इसे एक्सेप्ट किया जा सकेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है टू वर्क इन द इम्प्रूवमेंट एंड द नेक्स्ट है टू वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर रिलेटिंग टू द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन।
जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इस तरह यहाँ पर मैंने क्लास 11 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। वैसे तो जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उन्हें आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि कोई भी चीज किसी भी तरह से पूछी जा सकती है, कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरीके का है इसे अच्छे से समझ लेना है। लेकिन ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।